वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे प्ले हयावदन के बारे में, जिसको कि लिखा है गिरीश कर्नड ने। हयावदन यानी घोड़े जैसा चेहरा। पर्यायवाची शब्दों में आपने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा कि घोड़ा का पर्यायवाची होता है अश्व और हय। तो हयावदन, हय मतलब घोड़ा और वदन यानी चेहरा, यानी जिसका जो चेहरा है वो घोड़े के जैसा है। फोटो में भी आप देख रहे हैं कि एक क्रिएचर है जिसका जो सिर है वो घोड़े जैसा है और जो शरीर है वो इंसानों वाला है। अब ये जो हयावदन है, ये इस प्ले का एक कैरेक्टर है। इस नाटक के अंदर भी एक नाटक हो रहा है और उसी नाटक का एक पात्र, एक कैरेक्टर है हयावदन। और इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स है वो है देवदत्त, कपिला और पद्मिनी। देवदत्त जो है वो एक ब्राह्मण का बेटा है और उसका जो माइंड है वो बहुत शार्प है, बहुत तेज बुद्धि वाला है, बट उसका शरीर कमजोर है। दूसरी तरफ उसका जो दोस्त है कपिला, उसका जो माइंड है वो कमजोर है, बट क्योंकि वो लुहार है, ब्लैक स्मिथ है, इसलिए उसका बॉडी मस्क्यूलर है। तो ये दोनों ही दोस्त एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों प्यार करते हैं पद्मिनी नाम की एक लड़की से, जो कि एक फेयर और ब्यूटीफुल यंग वुमन है। तो जो प्ले का समरी है, जो प्ले का इवेंट्स है, वो इन्हीं तीन मेन कैरेक्टर्स के अराउंड है। लेकिन इस प्ले का जो टाइटल है वो है हयावतन। तो ये टाइटल इसलिए है क्योंकि इस प्ले का मेन मैसेज ये है, जो गिरीश कर्नाड देना चाहते हैं, कि नोबडी इज परफेक्ट। ना तो कोई ह्यूमन बीइंग परफेक्ट है और ना ही कोई भगवान परफेक्ट है। जैसे कि इस प्ले का जो शुरुआत होता है वो होता है गणेश जी की पूजा से। अब गणेश जी जो हैं, उनका सिर हाथी का होता है और शरीर इंसान वाला। और हम लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी हो या इस प्ले का एक कैरेक्टर हो हयावदन, या देवदत्त जिसका कि स्ट्रॉन्ग माइंड बट वीक बॉडी है, या कपिला जिसका कि वीक माइंड है बट स्ट्रॉन्ग बॉडी है। तो इस तरह से ये जो सभी कैरेक्टर्स अभी आपके सामने आए हैं, सब कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट है। तो यही जो है वो मैसेज है गिरीश कर्नाड का, कि नोबडी इज परफेक्ट। इसीलिए प्ले का टाइटल है हयावदन, टू हाईलाइट द इम्परफेक्टनेस ऑफ एवरी बीइंग। अब बात करते हैं हम लोग प्ले के समरी के बारे में। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी जानेंगे इस प्ले के। तो इस प्ले में एक नैरेटर है। नैरेटर जो कि प्ले के इवेंट्स के बारे में कुछ कुछ आकर बताते रहेगा। ये नैरेटर है भागवत। प्ले ओपन करता है भगवान गणेश की पूजा से। भागवत जो है वो स्टेज पर आता है। भागवत एक नैरेटर भी है और इस प्ले में एक कैरेक्टर भी है। भागवत जो है भगवान गणेश की पूजा करता है ताकि उसका जो नाटक है वो सक्सेसफुल हो सके, सफल हो सके। और अपने नैरेशन के थ्रू वो ऑडियंस को बतलाता है कि जिस जगह पर ये नाटक हो रहा है, उस जगह का नाम है धर्मपुर। धर्मपुर जगह का नाम है और जो राजा है वो है धर्मशील। ठीक है, धर्मपुर जगह का नाम है और धर्मशील राजा का नाम है। और उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस के सामने रखता है। कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस से पूछता है कि क्या मैन जो है वो इनकम्प्लीट नहीं है, क्या भगवान जो है वो इनकम्प्लीट नहीं है। और परफेक्शन और इम्परफेक्शन ऑफ मैन और गॉड को लेकर वो क्वेश्चंस पुट अप करता है ऑडियंस के सामने। और अपने नरेशन के थ्रू वो दो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है जो कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, जो हैं देवदत्त और कपिला। वो बतलाता है कि देवदत्त जो है वो एक बहुत ही तेज बुद्धि वाला आदमी है, जो कि कई सारे कवि और कई सारे पंडित को अपने ज्ञान से हरा चुका है। और वो एक ब्राह्मण का बेटा है जिसका नाम है विद्यासागर। ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टर है, जो उसका दोस्त है, वो है कपिला। कपिला एक मस्क्यूलर मैन है। उसके पास ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ है। वो एक लुहार या ब्लैक स्मिथ है। ये दोनों देवदत्त और कपिला जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, एक दूसरे के विपरीत है। और ये पहले के पास नॉलेज है और दूसरे के पास फिजिकल स्ट्रेंथ। और गिरीश कर्नाड जो हैं वो कहते हैं कि अगर देवदत्त का जो सिर है वो कपिला के बॉडी के साथ मिक्स कर दिया जाए, यानी कि कपिला का बॉडी हो और देवदत्त का सिर हो, ब्रेन हो, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन। और नैरेटर भागवत जो है वो कंपेयर करते हैं इस पेयर को, यानी देवदत्त और कपिला के पेयर को, किससे? राम लक्ष्मण से, लव कुश से और कृष्ण बलराम से। ये तीनों ही जो अभी मैंने आपको पेयर्स के नाम बताए, ये हिंदू माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि राम और लक्ष्मण, ये दोनों भाई हैं जो रामायण से हैं। कृष्ण और बलराम, कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम, तो कृष्ण बलराम भी।
और राम जी के जो पुत्र हैं लव और कुश, ये दोनों भाई भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। तो ये तीनों ही पेयर्स की तरह कंपैरिजन किया गया है देवदत्त और कपिला का, क्योंकि ये दोनों भी जो हैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त। अब उसके बाद एक कैरेक्टर आता है एक्टर वन। एक्टर वन एक कैरेक्टर आता है स्टेज पर चिल्लाते हुए कि भागवत की तरफ चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि उसने एक अजीब सा क्रिएचर देखा है, एक अजीब सा क्रिएचर देखा है जिसका कि जो सिर है वो घोड़ों वाला है, बट जो शरीर है वो इंसान वाला है। और वो भागते भागते भागवत के पास आता है, पर भागवत उसकी बात को नहीं सुनता है। भागवत सामने ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है, वो नैरेट कर रहा होता है। तो भागवत को ऐसा लगता है कि ये जो एक्टर है वो बेकार उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और वो उसको कहता है कि जाओ तुम जाकर अपने ड्रामे के ऊपर, अपने रोल के ऊपर जाकर काम करो, यहाँ से जाओ। अब उसके बाद ठीक ठीक थोड़ी देर बाद फिर से जब भागवत नैरेट करना शुरू कर देता है, उसके बाद फिर से ये जो कैरेक्टर है एक्टर वन, इसको नाम नहीं दिया गया है क्योंकि ये एक माइनर कैरेक्टर है। तो एक्टर वन फिर से भागता हुआ वहां पे आता है और भागवत को बोलता है, और उसके ठीक पीछे एक क्रिएचर आ रहा है जिसका सचमुच में एक घोड़े जैसा सिर है और शरीर जो है वो इंसानों वाला है। अब भागवत जब इसको देखता है तो वो अमेज्ड रह जाता है, चकाचौंध रह जाता है कि भाई ये कौन सा क्रिएचर है। उसे ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है ना, ये घोड़े का मास्क लगा के इसको डरा रहा है। तो वो उसके पास जाता है उसके मास्क को हटाने के लिए, पर वो देखता है कि इसका मास्क हट नहीं रहा है, ये तो सचमुच में एक घोड़े के सिर और ह्यूमन बॉडी वाला क्रिएचर है। अब इसके बाद भागवत जो है, नहीं, ये जो क्रिएचर है हयावदन, ठीक है, ये जो क्रिएचर है इसी का नाम है हयावदन। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ऑडियंस के सामने, भागवत के सामने और एक्टर वन के सामने। वो उसको बतलाता है कि एक्चुअली वो जो बेटा है वो एक प्रिंसेस और एक घोड़े का है। उसकी जो माँ है वो एक राजकुमारी थी, और राजकुमारी के लिए कई सारे राजाओं को, प्रिंसेस को बुलाया जाता है शादी के लिए, उसके पिता बुलाते हैं। बट ये जो प्रिंसेस है, उसकी माँ जो राजकुमारी रहती है, उसको एक घोड़ा पसंद आता है जो कि एक अरेबियन प्रिंस का रहता है। अरेबियन प्रिंस के घोड़े से वो प्यार में पड़ जाती है, और अपने पेरेंट्स से काफी इंसिस्ट करने के बाद उसके पेरेंट्स राजी हो जाते हैं और उसकी शादी उस घोड़े से कर दी जाती है। और 15 साल बाद इनकी जो लाइफ है, इनकी जो दाम्पत्य जीवन है, मैरिड लाइफ है, इस घोड़े और इस राजकुमारी की, वो 15 साल तक चलती है। और उसके बाद ये जो घोड़ा है ये एक सेलेस्टियल या एक डिवाइन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक देवता ही रहता है, बट किसी श्राप की वजह से वो घोड़ा बन जाता है और उसे 15 साल एक ह्यूमन वुमन के साथ बिताने पड़ते हैं, ठीक है। तो 15 साल बाद वो वापस से श्राप उसका खत्म होता है और वो एक सेलेस्टियल या डिवाइन बीइंग में, एक देवता में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाए, बट उसकी पत्नी मना कर देती है जाने से। तब ये जो सेलेस्टियल बीइंग है, इसे गुस्सा आ जाता है और ये अपनी पत्नी को श्राप देता है कि ये एक घोड़ी में तब्दील हो जाए, ठीक है, एक मेयर में। इंग्लिश में हॉर्स का फेमिनाइन होता है मेयर, MARE। तो वो एक घोड़ी बन जाए। तो ऐसा हो भी जाता है, इसकी माँ जो है वो एक घोड़ी बन जाती है। और इसके बाद जो पुत्र होता है इस राजकुमारी को, वही है हयावदन। क्योंकि ये एक घोड़े और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन से सब कुछ हुआ है, तो इसका जो बेटा होता है वो है हयावदन, जिसका कि घोड़े का सिर है और जो शरीर है वो इंसानों वाला है। इसकी बात को सुनकर भागवत जो नैरेटर है वो हयावदन से कहता है, अब हयावदन जो है ना वो नहीं चाहता है, वो भागवत को बतलाता है कि वो ऐसा इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहता है। वो चाहता है कि या तो उसे पूरा घोड़ा ही बना दिया जाए या पूरा इंसान ही बना दिया जाए। तो भागवत उसकी व्यथा, उसके दुख को सुनकर बोलता है कि एक काम करो, तुम चित्रकूट में एक काली मंदिर है वहां चले जाओ। चित्रकूट में एक काली मंदिर है वहां चले जाओ, और माता काली जो है वो तुम्हारा जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगी। और वो एक्टर वन को भी कहता है कि वो उसके साथ जाए। एक्टर वन जो डर कर भाग कर, इसी क्रिएचर से डर कर अभी आया था, तो भागवत कहता है कि हयावदन और एक्टर वन जो है वो काली मंदिर में चले जाएं, और वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद भागवत अपनी स्टोरी के साथ आगे बढ़ता है और देवदत्त और कपिला स्टेज पर आते हैं। देवदत्त कपिला से बतलाता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है पद्मिनी, और वो बहुत सुंदर है, और अगर उसकी शादी पद्मिनी से हो जाए तो वो अपने दोनों हाथ जो है वो काली जी को समर्पित कर देगा, माता काली को।
और जो अपना सिर है वो रुद्रदेव यानी शिव जी को अर्पित कर देगा। ठीक है, दोनों हाथ जो है वो काली माँ के सामने अर्पित कर देगा और जो सिर है वो रुद्र यानी शिव जी के सामने अर्पित कर देगा। ऐसा वो बोल रहा है कपिला से, और वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी शादी कभी भी पद्मिनी से हो नहीं पाएगी। इसलिए वो ऐसा बोलता है कि अगर ऐसा हो जाए तो वो ऐसा कुछ करेगा। तो कपिला जो है वो अपने फ्रेंड की बात को सुनकर उसका जो मैरिज प्रपोजल है वो पद्मिनी के घर लेकर जाता है। तो पद्मिनी जो है वो शादी के लिए राजी हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आता क्योंकि देवदत्त जो है वो ब्राह्मण है, हाई कास्ट हिंदू है, और पद्मिनी जो है वो भी एक हाई कास्ट वुमन है, वो एक मर्चेंट की बेटी है। ठीक है, काफी रिच हैं ये लोग। पद्मिनी इज द डॉटर ऑफ अ मर्चेंट। अब क्या होता है कि कपिला जो है वो भी पद्मिनी से प्यार करने लगता है। कपिला को जब वो उसके घर गया था पद्मिनी के घर, तभी से उससे वो प्रेम में पड़ चुका है। तो पद्मिनी भी कपिला से प्यार करती है। कपिला की मस्कुलर बॉडी जो है वो पद्मिनी को पसंद है। तो हो ये रहा है कि देवदत्त को भी ये समझ में आ रहा है कि कपिला और पद्मिनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये देवदत्त को पता है। अब क्या है कि पद्मिनी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और देवदत्त को पता है कि कपिला और पद्मिनी के बीच में ये जो है लव, दे आर लविंग ईच अदर, इसलिए वो उज्जैन जाने का ट्रिप कैंसिल कर देता है। ये तीनों लोग मिलकर एक प्लान बनाए थे कि ठीक है हम लोग उज्जैन घूमने जाएंगे। बट देवदत्त जो है वो कपिला से कह देता है कि नहीं नहीं, हम दोनों उज्जैन नहीं जाएंगे क्योंकि पद्मिनी जो मेरी वाइफ है वो बीमार है। बट कपिला जब पद्मिनी से पूछता है जाने के लिए उज्जैन तो वो हाँ कर देती है। तो ये देवदत्त को अच्छा नहीं लगता है एंड फाइनली ये तीनों जो हैं वो उज्जैन जाते हैं। अब सफर के दौरान गाड़ी में पद्मिनी जो है वो देवदत्त के मस्कुलर स्ट्रेंथ की, फिजिकल स्ट्रेंथ की खूब तारीफ करती है। वो उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ की खूब तारीफ करती है कि कपिला यू आर अ वेरी मस्कुलर मैन, और ये सब देवदत्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बिकॉज ही इज द हस्बैंड। ठीक है, और उसको ये पता है कि ये दोनों जो हैं वो इंटरनली एक दूसरे से सीक्रेटली प्यार करते हैं। अब जब वो लोग उज्जैन जाते हैं तो पद्मिनी और कपिला जो है वो जाना चाहते हैं रुद्र टेम्पल जाना चाहते हैं। तो बट देवदत्त वहाँ नहीं जाना चाहता, तो देवदत्त मना कर देता है और कपिला और पद्मिनी रुद्र टेम्पल चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो देवदत्त है वो जाता है काली मंदिर, वहाँ पे एक काली मंदिर भी है, वो काली मंदिर में जाता है और उसे याद आता है कि उसने ऐसा कहा था कि अगर उसकी शादी पद्मिनी से हो जाती है तो वो अपना सिर और अपने आर्म्स को भगवान के सामने अर्पित कर देगा। तो वो पहले तो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि कपिला और पद्मिनी खुश रहे, और उसके बाद वो अपना जो सिर है वो तलवार से काट कर माता काली के सामने अर्पित कर देता है, लाइक ही डाइज। उसके बाद कपिला जो है वो ढूंढते ढूंढते अपने दोस्त को यहाँ पहुंचता है और उसे देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के पीछे, और वो भी तलवार उठाकर अपने गर्दन को काट कर अपना सिर जो है वो वहां पे अर्पित कर देता है। वो अर्पित नहीं करता है, मतलब वो अपने दोस्त की का डेड बॉडी देख के खुद भी मर जाता है। फिर पद्मिनी इन दोनों को ढूंढते हुए आती है और वो ये सब कुछ देखती है। अब उसको भी ऐसा लगता है कि इन दोनों के जो प्रॉब्लम, ये दोनों का जो डेथ है उसके पीछे उसी का हाथ है, और वो भी अपना सर जो है वो काटने जा रही होती है, और वो प्रोवोक करती है काली माता को कि आप जो है इस चीज को ठीक करिए। प्रोवोक करती है काली माँ को, नहीं तो मैं भी जो है अपना जान दे दूंगी। तो काली माँ वहां पे प्रकट होती हैं और वो कहती हैं कि तुम जो है इसका दोनों का सिर उनके बॉडीज पर लगा दो, ये दोनों जीवित हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब पद्मिनी जो है वो एक्साइटमेंट में, एंथुसियाज्म में क्या करती है कि कपिला का जो सिर है वो देवदत्त के बॉडी में लगा देती है, और देवदत्त का जो सिर है वो कपिला के बॉडी में लगा देती है। जल्दी जल्दी में वो ऐसा कर देती है। दोनों जीवित तो हो जाते हैं, बट अब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई अब पद्मिनी किसकी होगी। ठीक है, तो जो देवदत्त का सिर और कपिला का शरीर वाला क्रिएचर है वो कह रहा है कि हेड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, माइंड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, इसलिए पद्मिनी मेरी होनी चाहिए।
बट जिस क्रिएचर के ऊपर कपिला का मस्तक है वो कह रहा है कि नहीं, पद्मिनी जो है वो सारा जो रिलेशनशिप्स है, जो मैरिड रिलेशनशिप है, वो तो मेरे साथ बनाई है, तो इस वजह से पद्मिनी जो है वो मेरी होनी चाहिए। तो ये दोनों कैरेक्टर्स अपना अपना तर्क देते हैं। अब इसके बाद नैरेटर भागवत आ जाता है। नैरेटर भागवत जब स्टेज पर आता है तो ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं वो स्टैच्यूज बन जाते हैं, और नैरेटर भागवत बोलता है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। वो ऑडियंस से पूछता है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, और उनको ऑडियंस को सल्यूशन के बारे में सोचने के लिए बोलता है। इसके बाद एक्ट 1 जो है वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं एक्ट 2 में। एक्ट 2 शुरू होता है, नैरेटर सेम क्वेश्चन बोलता है कि सल्यूशन क्या है, क्या सल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और वो विक्रमादित्य और बेताल की कहानी के बारे में भी बतलाता है। विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां बहुत फेमस हैं। क्या होता है कि विक्रमादित्य एक राजा रहते हैं और वो जंगल में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तभी बेताल जो पेड़ों पर लटका सा रहता है बंदर की भांति, बट वो होता है एक इंसान ही, ठीक है, एक ओल्ड मैन रहता है। वो कभी बार बार आ जाता है, विक्रमादित्य के कंधे पे लटक जाता है और उससे उसको एक कहानी सुनाता है और फिर उससे एक क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद उड़ जाता है। तो ये कहानी में कुछ ऐसा होता है किसी एक कहानी में कि बेताल कुछ पूछता है, कुछ कहानी सुनाने के बाद विक्रमादित्य से क्वेश्चन करता है, जिसके जवाब में विक्रमादित्य बोलते हैं कि नहीं, माइंड जो है वही मास्टर है बॉडी का, इसीलिए माइंड जो है वो सुप्रीम इम्पोर्टेंस। तो भागवत जो है वो बोलता है कि हेड जो है, विक्रमादित्य बोलते हैं, पहले तो विक्रमादित्य बोलते हैं कि हेड जो है वो मास्टर है बॉडी का, और वही किसी इंडिविजुअल को रिकॉग्निशन देता है, किसी इंडिविजुअल को उसकी पहचान देने वाला मस्तक ही है, सिर ही है। अब इसके बाद भागवत बोलता है, भागवत जैसा कि हम बोले नैरेटर भी है और एक कैरेक्टर भी है। तो भागवत इन तीनों को बोलता है कि तुम तीनों हर्मिट या साधु के पास जाओ और उनसे ही इस प्रॉब्लम का सल्यूशन पूछो। तो ये तीनों जाते हैं साधु के पास, बट उस साधु नाम के कैरेक्टर को आपको प्ले में दिखाया नहीं गया है। ये तीनों जाते हैं और बैकग्राउंड में साधु क्या सल्यूशन देता है उसको ऑडियंस को सुनाया गया है, साधु की वाणी को ऑडियंस को सुनाया गया है। तो साधु बोलता है कि नहीं, माइंड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, हेड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, इसलिए जिस क्रिएचर के ऊपर देवदत्त का मस्तक है वही पद्मिनी का स्वामी है, वही पद्मिनी का हस्बैंड है। तो अब ऐसा सुनने के बाद पद्मिनी भी खुश है और देवदत्त भी खुश है। देवदत्त का मस्तक भी खुश है क्योंकि उसका तो, देवदत्त कौन है, देवदत्त वो है जिसका एक इंटेलेक्चुअल माइंड, तो देवदत्त इज हैप्पी। और पद्मिनी खुश है क्योंकि उसको तो हमेशा से यही कॉम्बिनेशन चाहिए था। शी लव्ड देवदत्त माइंड एंड शी लव्ड कपिला's बॉडी, मस्कुलर बॉडी। तो वो भी खुश है और दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। पर दुखी है कपिला, क्योंकि कपिला का मस्कुलर बॉडी ही, क्योंकि वो एक लुहार था, वही उसका स्ट्रेंथ था, ठीक है, और अब उसे पद्मिनी भी नहीं मिल रही है, तो वो जंगल में ही रह जाता है, ठीक है, और काम करता है अपने बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो एक लुहार है तो वो अपने बॉडी के ऊपर काम करता है। अब समय बीतता है और देवदत्त जो है वो कुछ डॉल्स को घर में लेकर आता है, कुछ गुड़िया को घर में लेकर आता है, और ये डॉल्स जो है वो नैरेटर का रोल भी प्ले करते हैं, जैसे कि भागवत एक नैरेटर है, उसी तरह ये डॉल्स भी नैरेटर का ही काम करते हैं। अब देवदत्त जो है वो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ लूज करने लगता है, और इस वजह से पद्मिनी उसमें अपना इंटरेस्ट खोने लगती है, और इन दोनों को एक बेटा होता है। देवदत्त नए डॉल्स को लेने जाता है उज्जैन के मेले से। पद्मिनी और देवदत्त को एक बेटा होता है, और बेटा होने के बाद देवदत्त जो है वो नए डॉल्स को लेने जाता है उज्जैन के मेले से। भागवत फिर से स्टेज पर आता है और बतलाता है कि कपिला ने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन कर लिया है, क्योंकि कपिला एक लुहार है, तो वो अपने काम काज के थ्रू, अपने हार्ड वर्क के थ्रू वापस से अपनी बॉडी को, देवदत्त का शरीर उससे मिला था जो बहुत ही लीन और थिन था, लेकिन अपने काम से उसने वापस से फिजिकल स्ट्रेंथ गेन कर लिया। और पद्मिनी जो है वो जंगल में जाकर उससे मिलती है और बतलाती है कि जो उसका बेटा है वो एक्चुअली में कपिला का ही बेटा है, क्योंकि जिस शरीर से उसने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया वो शरीर कपिला का था, इसलिए जो बेटा है वो कपिला का है। बट कपिला इसको मानने से थोड़ा हेजिटेट करता है, और उस हेजिटेशन में और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, एंड फाइनली क्या होता है कि दे स्लीप विद ईच अदर, दे हैव अ रिलेशनशिप विद ईच अदर एट द
इन द फॉरेस्ट। इसके बाद अपनी पत्नी को ढूंढते हुए देवदत्त आता है फॉरेस्ट में और उन दोनों को साथ पाकर वो सच समझ जाता है कि ये जो सिचुएशन है वो वापस से पहले वाला हो चुका है। पहले भी गाड़ी में जब ये दोनों कपिला और पद्मिनी रुद्र मंदिर जाते हैं और उस सफर में पद्मिनी कपिला के फिजिकल स्ट्रेंथ की बड़ाई करती है, उस समय भी देवदत्त के सामने यही सिचुएशन था। ये दोनों जो हैं उसको समझ में आता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके बाद वो सीन होता है मंदिर वाला। अब यहाँ पे फिर से दे कपिला और पद्मिनी साथ में हैं और देवदत्त को समझ में आ रहा है कि ये वापस से वही सीन है, वही मोड़ पे ज़िंदगी उसे फिर से ले आई। अब दोनों जन लड़ते हैं। कपिला को चैलेंज करता है एक फाइट के लिए, दोनों जन लड़ते हैं और उसके बाद दोनों ही मर जाते हैं। और पद्मिनी भी खुद को अकेला पाती है, अब दोनों की डेथ हो चुकी है। और भागवत वहाँ पे आता है और पद्मिनी उस बच्चे को भागवत को सौंप देती है और कहती है कि इस बच्चे को आप देवदत्त के ब्राह्मण फादर विद्यासागर को दे दीजिएगा, पर 5 साल बाद, 5 साल बाद आप उसे दे दीजिएगा। और वो स्टेज को छोड़कर जाती है पद्मिनी और ऑडियंस से ये कहती है कि वो सती परफॉर्म करने जा रही है। सती यानी कि अपने पति के शव के ऊपर जीवित जल जाना, इसको बोलते हैं सती। तो वो ऑडियंस से कहती है कि वो सती परफॉर्म करने जा रही है। भागवत जो है वो डिसाइड करता है कि वो इस नाटक को अब अपने स्पीच के थ्रू एंड करे। अब उसी समय एक लाउड चिल्लाने की आवाज आती है, स्टेज पर सुनाई देता है। वापस से एक्टर वन आता है, वही एक्टर वन जो कि हयावदन से डरकर भागवत के सामने स्टेज पर आता है शुरुआत में, एक्ट वन के शुरुआत में। और फिर भागवत हयावदन के दुख भरी कहानी सुनने के बाद एक्टर वन और हयावदन को भेज देता है चित्रकूट काली मंदिर में। हयावदन की प्रॉब्लम को काली माँ सॉल्व कर देंगी ऐसा कह के। अब जब वो प्ले को एंड करने जा रहा है तो वापस से एक्टर वन चिल्लाता हुआ वहां पे आ रहा है और वो बोलता है कि उसने सुना है कि हयावदन जो है वो नेशनल एंथम और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गा रहा है। नेशनल एंथम और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गा रहा है। अब एक्टर टू भी स्टेज पर आ रहा है। एक्टर टू दूसरा कैरेक्टर है जो अगेन एक माइनर कैरेक्टर है और ये जो एक्टर टू है ये देवदत्त और पद्मिनी का बेटा जो कि अब 5 साल का हो चुका है उसे अपने हाथ में लेकर आ रहे हैं, यानी काफी समय बीत चुका है। ठीक है, ये जो सती परफॉर्म करने जाती है पद्मिनी और उसके बाद ये जो भागवत अपना एंडिंग स्पीच देने आया है, इन सब के बीच में 5 साल गुजर चुके हैं। 5 साल बाद एक्टर वन दौड़ता हुआ आता है और भागवत को बतलाता है, ऑडियंस को बतलाता है कि हयावदन क्या गा रहा है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स और नेशनल एंथम। और फिर एक्टर टू आता है देवदत्त और पद्मिनी के बेटे के साथ। और ये जो बेटा है इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में दो डॉल्स हैं, दो गुड़िया है। और भागवत ऑडियंस को बतलाता है कि नहीं, और उसके बाद हयावदन भी वहां पे आ गया है। हयावदन और भागवत और एक्टर टू एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे हैं। भागवत और एक्टर टू जो कि देवदत्त के बच्चे को लेकर आया है, ये दोनों मस्ती मजाक कर रहे हैं और हयावदन भी वहां पे आ जाता है। अब सभी हंसने लग जाते हैं हयावदन को देखकर और ये जो लड़का है वो भी हंसने लग जाता है। हयावदन को इसलिए देखकर हंस रहे हैं क्योंकि हयावदन जो है वो गाना गाता है पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एक मेल वॉइस में। हयावदन अब एक घोड़े में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, हयावदन अपनी कहानी बतलाएगा अभी। तो ये सब कोई हंसने लग जाते हैं, बच्चा भी हंसने लग जाता है क्योंकि ये जो हयावदन है वो एक इंसान एक मेल वॉइस में नेशनल एंथम गा रहा है और है वो कौन, एक घोड़ा। तो इसलिए ये लोग सब हंस रहे हैं और इस बच्चे के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। और भागवत इस बच्चे की स्माइल को देखकर बतलाते हैं कि इस बच्चे ने तो 5 साल में कोई इमोशन ही शो नहीं किया, ना तो ये कभी खुश हुआ, ना ये कभी दुखी हुआ, ना कभी गुस्सा हुआ। और अभी क्या हो रहा है कि इस बच्चा जो है वो हंस रहा है हयावदन घोड़े को नेशनल एंथम गाता हुआ देखकर। और वो कहता है भागवत कि आज ये बच्चा हयावदन की वजह से मुस्कुरा रहा है। अब हयावदन आपको सबको अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब वो खुद को मंदिर में तलवार लेकर अपने गर्दन को काटने वाला था तब माता काली वहां पे आ जाती हैं और हयावदन अपनी इच्छा उनको बतलाता है। बट माँ काली जो है वो उसको पूरी तरह बिना सुने ही ब्लेसिंग्स दे देती हैं और हयावदन एक पूरा घोड़ा बन जाता है। एक पूरा आदमी तो नहीं बनता, वो एक पूरा घोड़ा बन जाता है, बट उसका जो वॉइस है ना वो मैन वाला रह जाता है। लेकिन वो सेटिस्फाइड है और वो नेशनल एंथम इसलिए गा रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो लोग नेशनल एंथम गाते हैं वो अपना जो वॉइस है वो जल्दी लूज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वो नेशनल एंथम गा रहा है
जिससे कि उसका ये जो अब ह्यूमन वॉइस है वो भी खत्म हो जाए और फिर वो रोने लग जाता है, हयावदन रोने लग जाता है। तो हयावदन को रोता हुआ देखकर ये जो लड़का है, ये एक ट्रैजिक सॉन्ग गाता है, एक दुख भरा गीत गाता है जो कि उसकी माँ पद्मिनी ने उसे गाकर सुनाया था। और जब वो ये ट्रैजिक सॉन्ग गाता है तो हयावदन हंसने की कोशिश करता है, और जब वो हंसने की कोशिश करता है तो उसका जो वॉइस है वो एक घोड़े के आवाज में तब्दील हो जाता है। हंसते हंसते दिखाया गया है कि हंसते हंसते उसका जो आवाज है वो घोड़े के वॉइस में तब्दील हो जाता है। अब हयावदन एक पूरा घोड़ा बन चुका है। भागवत जो है वो एक्टर टू को बोलते हैं कि जाओ तुम ब्राह्मण विद्यासागर के पास जाओ और उनको इन्फॉर्म करो कि उनका पोता उनसे मिलने आ रहा है, एक घोड़े पे सवार होकर। ठीक है, हयावदन के घोड़े पे सवार होकर ये जो बेटा है, पोता है, वो उनसे मिलने आ रहा है। और फिर भागवत भगवान गणेश को धन्यवाद देते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस था प्ले का वो सफलतापूर्वक खत्म हो सका, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो प्ले की शुरुआत भी गणेश जी से हुई है और प्ले का जो एंड है वो भी गणेश जी से ही हुआ है। टू हाईलाइट द इम्परफेक्शन ऑफ मैन एज वेल एज गॉड। अब इस प्ले से जो एमसीक्यूज और बन सकता है, जैसे कि समरी के दौरान जो एमसीक्यूज है वो तो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा आप ये जानिए कि ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, ये 2 एक्ट्स में लिखा गया है। ठीक है, एक्ट 1 और एक्ट 2। गिरीश कर्नाड ने इस प्ले को कन्नड़ भाषा में लिखा है 1971 में। 1971 में कन्नड़ भाषा में लिखा है। और ये जो प्ले है, कोई भी नाटककार पूरी तरह तो अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे कोई प्ले लिखता नहीं है। कोई ना कोई चीज से तो वो बोरो करता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो तो उसका पूरा ओरिजिनल क्रिएशन हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हयावदन नाम का नाटक है उसको गिरीश कर्नाड ने इस स्टोरी को बोरो किया है थॉमस मैन के ट्रांसपोज्ड हेड से। थॉमस मैन एक फॉरेन राइटर हैं। ट्रांसपोज्ड का मतलब है अदला बदली हो जाना, दो चीजों का जो लोकेशन है वो चेंज कर जाना, जैसा कि होता है कपिला का जो सिर है वो देवदत्त की बॉडी में, देवदत्त का जो सिर है वो कपिला के बॉडी में इंटरचेंज हो जाता है। तो ट्रांसपोज्ड हेड्स जो कि थॉमस मैन का वर्क है, उससे लिया है हयावदन गिरीश कर्नाड ने। और थॉमस मैन ने ट्रांसपोज्ड हेड्स कहाँ से लिया है, तो इसका आंसर है सोमदेव के कथा सरित सागर से। सोमदेव एक राइटर थे जिन्होंने इस किताब को लिखा है, कथा सरित सागर। अब इस प्ले का, हयावदन प्ले का ट्विन प्ले है नागमंडला, जो कि 1988 में लिखा है गिरीश कर्नाड ने। इसका क्या मतलब है? तो हयावदन में आपने देखा कि कैसे देवदत्त को, जो कि हस्बैंड है, उसे पता रहता है कि उसकी वाइफ कपिला से प्यार करती है, और देवदत्त के सामने ही वो कपिला की फिजिकल और मस्कुलर स्ट्रेंथ की तारीफ भी करती है। तो और साथ में उज्जैन जाने को लेकर भी वो उससे हाँ कह देती है। तो ओपनली बेवफाई कर रही है पद्मिनी। ये प्लॉट है, सेंट्रल प्लॉट है किसका? हयावदन का। बट देवदत्त इसके बावजूद, देवदत्त पद्मिनी की बेवफाई के बावजूद भी पद्मिनी का प्रेम पाना चाहता है। ठीक है। और नागमंडला में क्या होता है? नागमंडला एक ऐसा प्ले है जिसमें कि एक औरत है, एक वुमन है, वाइफ है, जो कि जानती है कि उसका पति जो है वो किसी और वुमन के साथ रिलेशनशिप रख रहा है और उसके साथ एक तरह से बेवफाई कर रहा है, बट उसके बाद भी वो अपने पति का प्यार पाना चाहती है। तो इस तरह से ये दोनों प्ले जो है वो अपोजिट्स है, और इसीलिए इसको ट्विन प्ले कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हयावदन का समरी। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एंड मुझे नहीं लगता कि इतने सारे डिटेल्स के अलावा कोई और क्वेश्चन आ सकता है इस प्ले से आपके एग्जाम में। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।